गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली 3 वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की तीनों विधियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है। तो कल्याण से आशय उस स्थिति से होता है जिसमें समाज में लोगों को संतुष्टि मिलती है। आर्थिक कल्याण वह होता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। तो कल्याण का मतलब क्या हुआ? जिससे लोगों को संतुष्टि मिलती है। और आर्थिक कल्याण का क्या मतलब होता है? जिसमें हम उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस कल्याण को अपन किससे माप सकते हैं? मुद्रा में माप सकते हैं। यानी राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय, यानी क्या बना? कल्याण। यानी अर्थात क्या हुआ? जितना उपभोग व्यय होता है उससे आर्थिक कल्याण में कितनी वृद्धि होती है। अब आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? जिसमें कि पहला अपन ने लिखा आय का वितरण। यानी राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो लोगों का आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है या नहीं, उसके घटक पढ़ रहे हैं। जिसमें पहला क्या है? आय का वितरण। जैसे समान वितरण होने पर कल्याण होगा। यानी व्यक्ति जैसा कार्य कर रहा है वैसा अगर उसे पैसा प्राप्त होता है या पारिश्रमिक मिलता है तो उसके कल्याण में वृद्धि होगी। दूसरा क्या आया? आय को अर्जन करने का तरीका। यानी अधिक समय तक कार्य करके कम पैसा कमाते तो आर्थिक कल्याण में कमी होगी। यानी हम काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन बहुत समय तक कर रहे हैं लेकिन हमें पैसा बहुत कम मिल रहा है तो हमारे आर्थिक कल्याण में कमी होगी। लेकिन अगर हम काम कम कर रहे हैं और पैसा हमें ज़्यादा मिलता है तो हमारे कल्याण में वृद्धि होगी। तीसरा आपके क्या है? आय को व्यय करने का ढंग। यानी उपभोग वस्तुओं पर व्यय करते हैं तो कल्याण बढ़ेगा, लेकिन विलासिता वस्तुओं पर व्यय करने पर कल्याण में कमी होगी। ये चीज़ क्या कह रही है कि अगर हमारी आय बढ़ती है और अगर उस बढ़ी हुई आय को हम उपभोग वस्तु पर व्यय करेंगे तो हमारे कल्याण में वृद्धि होगी। लेकिन विलासिता वस्तुएं यानी मौज मस्ती की वस्तुओं पर अपन बढ़ी हुई आय का पैसा खर्च करेंगे तो हमारे कल्याण में कमी हो जाएगी। और कार्यस्थल की दशाएं। कार्यस्थल की दशाओं का मतलब होता है व्यक्ति किन दशाओं में रहकर काम कर रहा है। जैसे खानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके कार्यस्थल की दशाएं सही नहीं होती है और उनके जीवन को हमेशा खतरा रहता है। तो हो सकता है उनकी आय बढ़ने पर भी उनके कल्याण में वृद्धि नहीं हो। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण में संबंध होता है। राष्ट्रीय आय बढ़ने से आर्थिक कल्याण बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसके क्या घटक रहे? आय का वितरण, आय को अर्जन करने का तरीका, आय को व्यय करने का ढंग और कार्यस्थल की दशाएं। तो ये सब हैं आपके राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण को बताने वाली चीज़ें। अगली बात आती है आपके हरित लेखांकन। यानी इसमें राष्ट्रीय आय और पर्यावरण की दशा का अध्ययन करते हैं। यानी पर्यावरण को कितनी हानि हो रही है उसको भी इसमें देखा जाता है, उसी को अपन हरित लेखांकन कहते हैं। जैसे वापस इसमें राष्ट्रीय आय और पर्यावरण की दशा का अध्ययन करते हैं। किसी वर्ष में राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने पर उसे पर्यावरण को कितनी हानि हुई, इसी का अध्ययन अपन हरित लेखांकन में करते हैं। यानी पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय अपन कैसे निकालेंगे? हम राष्ट्रीय आय में से किसको माइनस करेंगे? पर्यावरण की हानि को माइनस करेंगे। और फिर अगला टॉपिक है आपकी टिकाऊ और सतत विकास। ये क्या है? भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला विकास सतत विकास या टिकाऊ विकास कहलाता है। यानी हम विकास ऐसा करें कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संभावनाएं बनी रहें। इसी विकास को अपन कहेंगे टिकाऊ और सतत विकास। थैंक यू।